इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल एंटिटी है, यानी कि हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर जो है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके ही आपको निकाल सकते हैं। थियोरेटिकली आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहला मेथड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। हम लोग ये चारों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले में आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड एक रिएक्शन करेंगे। अब सपोज मान लिया जाए कि रिएक्शन जो है ए गिविंग बी है। अब शुरू के कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के स्मॉल ए था, बी का 0 था, ये आपके दिस वाज एट t इज इक्वल टू 0। और जब हमारे पास टाइम के साथ हम लोग क्या करेंगे, कितने रिएक्टेंट बचे हैं ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कितने प्रोडक्ट बने हैं दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि मेरे पास ऐसा एक टेबल बनेगा जिसमें ये टाइम होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होंगे जिसको हम लोग a-x के हिसाब से बोलेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम लोग x के हिसाब से बोलेंगे। जब ये t0 था तो इसका वैल्यू a था, इसका वैल्यू 0 था। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करके लेट्स से 5 मिनट में ये कितना है निकालेंगे, ये कितना है निकालेंगे, 10 मिनट में ये कितना है निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 15 मिनट में ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 20 मिनट में ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट से ये हो गया। अब हमें मालूम है कि जीरो ऑर्डर के लिए मेरा रिएक्शन क्या है, K0 इज इक्वल टू x बाई टी। तो ये आपका x यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जिसको मैं x बोलता हूं, इसको मैं t से डिवाइड करता हूं, तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू है मेरे पास, तो ये वैल्यूज आएंगे। अगर ये वैल्यूज कांस्टेंट आए या ऑलमोस्ट कांस्टेंट आए तो आई विल से दैट रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइकवाइज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरा ये क्या है, इट इज 1/t ln ऑफ a बाई a-x। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज ये कांस्टेंट आ गया, अगर ये कांस्टेंट आया तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर कांस्टेंट नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो फिर हम लोग अगला काम करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्लीज रिमेंबर दिस इज माई a-x एंड दिस माई x एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ a, यानी आपने रिएक्टेंट शुरू में कितना लिया था इसका वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस a को इस a से डिवाइड, a-x से डिवाइड करूंगा और उसका नेचुरल लॉग लूंगा, a बाई a-x। अब इस फॉर्मूला में मैं k कैसे निकालूंगा, इसको ये क्योंकि ln a बाई a-x है, इसको मैं t से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा ये इक्वेशन हो जाना चाहिए, और ये टर्म मैं k के वैल्यू निकालूंगा। नाउ इफ दिस कम्स एज कांस्टेंट और नियर कांस्टेंट, मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। नहीं तो अगर ये कांस्टेंट नहीं आया या एक दूसरे से बहुत दूर दूर आते हैं तो मैं बोलूंगा कि अब ये फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, यानी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर देख चुके हैं, नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद देखा कि है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा ऑर्डर मिल गया। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में डाल के देखेंगे, उससे k कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कांस्टेंट आता है तो वो सेकेंड ऑर्डर हो गया, अगर नहीं आता है तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। हम लोग फिर थर्ड ऑर्डर में डालेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, a-x और a। तो अगर वो कांस्टेंट आते हैं तो सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइम। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे अलग अलग टाइम पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे निकालेंगे, एंड इसको जो रेट इक्वेशन के जो अलग अलग फॉर्मूले है उसमें डालेंगे, और ऑर्डर उस रिएक्शन का वही होगा जहां पे आपका k का वैल्यू कांस्टेंट है। ये हो गया आपका पहला मेथड।
अब दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड जो है इस पहले मेथड से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे अभी हमको मालूम है कि उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। अब हमें मालूम है कि जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या है, K0 इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो अगर of course I can write this as x is equal to K0 t। इसका मतलब है अगर मैं एक रिएक्शन बनाऊं जहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखूं जो कि मेरा x है, और यहाँ पे अगर मैं टाइम डालूं, आई शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ अ पॉजिटिव स्लोप। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये टाइम के ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे आते हैं तो मैं बोलूंगा कि ये जीरो ऑर्डर है। वैसे ही हम लोग को मालूम है कि इफ आई प्लॉट ln ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस टी, ये हम लोग एक पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। अब हमें मालूम है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसे आना चाहिए। अगर सचमुच ये ग्राफ आता है तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो वो भी नहीं है। अगर वो ग्राफ ऐसे आता है तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर है, नहीं तो नहीं है। वैसे ही हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या प्लॉट करते हैं, जस्ट टू रिवाइज, ये हम लोग कर चुके हैं। सो आई प्लॉट 1 बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टी। अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास नहीं करता है तो ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड ऑर्डर होगा, वरना नहीं होगा। एंड फाइनली हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, आई प्लॉट 1 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर वर्सेस टी। अगेन आई शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप। अगर ऐसा आता है तो ये मेरा थर्ड ऑर्डर है। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, उस अलग अलग हम लोग ग्राफ खींचते हैं, और जिस ग्राफ में आपका स्ट्रेट लाइन आता है हम बोलेंगे कि वो आपका ऑर्डर है। ये हो गया दूसरा मेथड। अब जो तीसरा मेथड है इसमें हाफ लाइफ है। पिछले वीडियो में हमने वो कहा था कि अगर आपका nth ऑर्डर का रिएक्शन है, nth ऑर्डर मतलब n का मतलब n0 1 2 3 4 कुछ 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो आपका जो t हाफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n माइनस 1। ये हम लोग बता चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और ये क्या है, इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मेरे पास रिएक्टेंट है A गिविंग B। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले बार मैं एक रिएक्शन शुरू करूंगा, लेट्स से मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 लिया और टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, और मैं उसका टी हाफ 1 निकालूंगा। टी हाफ 1 यानी क्या है, जब मैंने A1 लिया था तब उसका जो टी हाफ, उसको टी हाफ 1 निकालूंगा। अब दूसरे बार क्या करूंगा, सेम रिएक्शन को मैं अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू करूंगा, लेट्स से A2 के साथ शुरू करूंगा और उसका टी हाफ निकालूंगा, जिसको मैं बोलता हूं टी हाफ 2। अब मेरे पास अब ये जो 4 डेटा है इसके मदद से मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने वाला हूं। अभी हम यहाँ पे बता चुका हूं कि टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n माइनस 1। अब मैं मान लूं इस रिएक्शन का ऑर्डर है n मुझे n का वैल्यू पता करना है। तो पहले ये इक्वेशन डालते हैं। अब मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A1, तो मेरा इक्वेशन ये हो जाएगा टी हाफ 1 is directly proportional, inversely proportional to, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था A1, so this will become A1 raised to n minus 1। अब सेकेंड के लिए मेरा इक्वेशन कैसे सेटअप होगा, टी हाफ 2 is proportional to 1 by, अब मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 है तो ये हो जाएगा A2 raised to n minus 1। अब ये जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, एक तो कांस्टेंट आएगा, अब उस कांस्टेंट को मैं कैपिटल K मान लेता हूं, सो दिस विल बिकम कैपिटल K इंटू 1 बाई A1
n माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो सेम रहेगा k इंटू वन बाई ए टू n माइनस वन। अगर मैंने इसको इक्वेशन वन माना, इसको इक्वेशन टू माना, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या ऊपर क्या हो जाएगा, टी हाफ वन डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा, टी हाफ टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के इंटू ए वन एन माइनस वन डिवाइड बाय, क्योंकि मैं डिवाइड बाय कर रहा हूँ, ये हो जाएगा के इंटू ए टू इंटू एन माइनस वन। अब जब इसको डिवाइड को मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आप लोगों ने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ये फ्लिप हो जाता है। सो दिस बिकम्स के इंटू ए वन एन माइनस वन इंटू ए टू एन माइनस वन बाई के, ये के कट जाएगा। अब ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ए टू रेस टू एन माइनस वन, ए वन रेस टू एन माइनस वन, इसको मैं अगर इकट्ठा करूं, सो माई इक्वेशन बिकम्स नाउ टी हाफ वन बाई टी हाफ टू इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन एन माइनस वन। अब ध्यान रहे मुझे यहाँ पे टी वन हाफ का वैल्यू मालूम, टी हाफ वन का वैल्यू मालूम है, टी हाफ टू का वैल्यू मालूम है, ए टू का वैल्यू मालूम है, ए वन का वैल्यू मालूम है, इसलिए मुझे एन का वैल्यू मालूम नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे, नाउ आई विल टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ टी हाफ वन बाई टी हाफ टू, उधर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बाई ए वन एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग ऑफ ए रेस टू एम इज एम लॉग ए, जिनको नहीं मालूम है यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा फॉर्मूला है लॉग ऑफ समथिंग रेस टू लेट्स से बी रेस टू एन और बी रेस टू एम इज इक्वल टू, इस जो एक्सपोनेंट टर्म हो मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ लॉग से पहले, सो दिस इक्वल टू एम लॉग बी, ऐसा एक लॉग का फॉर्मूला है। तो इसको मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा एक्सपोनेंट टर्म है, ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, लॉग ऑफ ए टू बाई ए वन, इसको लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई बी इज लॉग ऑफ a माइनस बी, अगेन यहाँ पे लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई बी इज लॉग ऑफ a माइनस बी। तो n माइनस वन को इधर रखते हैं, अब ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ टी हाफ वन बाई टी हाफ टू, टी हाफ है डिवाइडेड बाई, अब ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ ए टू बाई ए वन। अब इसको लॉग ऑफ ए बाई बी को लॉग ऑफ ए माइनस बी कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ टी हाफ वन माइनस लॉग ऑफ टी हाफ टू डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए टू बाई ए वन है, तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ ए टू माइनस लॉग ऑफ ए वन, और इधर क्या है एन माइनस वन। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन है। अब ये जो माइनस वन है इसके मैं उधर लेके जाऊं तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो n विल बी यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, सो फाइनल मेरा इक्वेशन आएगा n इज इक्वल टू वन प्लस लॉग ऑफ टी हाफ वन माइनस लॉग ऑफ टी हाफ टू डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू माइनस लॉग ऑफ ए वन। अब आप देखें इस इक्वेशन में ए वन क्या है, हमने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने ए वन रखा था, उस समय का जो टी हाफ था वो भी हमें मालूम है, तो हमें ये मालूम है, ये मालूम है। ए टू क्या है, जब उसी एक्सपेरिमेंट को मैंने दोहराया
अलग कॉन्सेंट्रेशन से शुरू किया वो A2 हो गया, और उसका जो T हाफ है वो A2 हो गया, T हाफ 2 हो गया। अब हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे हमको n का वैल्यू आ जाएगा जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये आपका तीसरा मेथड है। चौथा मेथड जो है अगेन तीसरे मेथड से थोड़ा बहुत मिलता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल मेथड। अभी लेट्स राइट डाउन, अगर मेरा रिएक्शन है A गिविंग B, हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू N, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, एक बार हम लोग A का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे A1 लेंगे, पिछले में हमने क्या किया था, उसका T हाफ निकाला था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे जिसको मैं बोलूंगा R1। सेकेंड टाइम क्या करता हूँ, वही एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग लूंगा, लेट्स से इसको A2 बोलो, और उसका मैं रेट निकालूंगा। देखिए आपका तीसरा और चौथा मेथड बहुत सिमिलर है। तीसरे मेथड में आपने क्या किया था, अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए आपने T हाफ निकाले थे। इसमें अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप रेट निकालेंगे। अब इक्वेशन सेटअप होगा जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, सो रेट जब A1 था तो दिस विल बिकम रेट इज R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है, A1 रेज टू N। ये इससे सेटअप किया। अगले से मैं सेटअप करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट 2 इज इक्वल टू K A2 रेज टू N। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा रेट 1 डिवाइडेड बाई रेट 2 इज इक्वल टू K A1 रेज टू N डिवाइडेड बाई K A2 रेज टू N। अब ये K कट जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 रेज टू N। अगेन इसमें हमें क्या मालूम है, we know the value of A1, we know the value of A2, we know the value of R1, we know the value of R2, we should be able to calculate the value of N। मैं दोनों इस रिएक्शन का दोनों साइड लॉग लेता हूं, तो ये हो जाएगा log of R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इस साइड का लॉग जो है सेम पिछले जैसा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा N टाइम्स log of A1 बाई A2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log of R1 माइनस log of R2 इज इक्वल टू N, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, log of A1 माइनस log of A2। तो ये नीचे चला जाएगा, ये मेरा N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो N कितने के बराबर हो जाएगा, log of R1 माइनस log of R2 डिवाइडेड बाय log of A1 माइनस log of A2। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला, हमें A1 का वैल्यू मालूम है, उस समय का जो रेट है वो R1 हमको मालूम है, A2 मालूम है, R2 मालूम है। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग N का वैल्यू निकाल सकते हैं।